to the international seminar, technical session 2 of day 1. Now we will have some oral presentation by Akhil Ahmed Ansari sir of Holy Cross Women's College, Ambikapur, Chhattisgarh. ऑनरेबल चेयरपर्सन, इस सभागार में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण और डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। टेक्निकल सेशन अभी समाप्त हुआ। एनवायरमेंट केवल पेड़ पौधों से नहीं बनता, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान, मनुष्य। और एक ऐसे विषय पर मैं यहाँ पर बोलने आया हूँ कि इस मनुष्य का भी जो इकोसिस्टम है, जल जंगल और जमीन के सबसे बड़े रखवाले होते हैं ग्रामीण, रूरल एरिया के लोग। और जब आप देखेंगे कि 90% जेलों में जो लोग हैं, जो प्रिजनर्स हैं, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो मेरा रोल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे शोध का मेरा विषय है। तो मैं इस की इश्यू पे आपका ध्यान यहाँ संक्षिप्त में अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से लाना चाहूँगा। आप सभी से निवेदन है कि बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत संक्षिप्त है मेरा, थोड़ा सा आप सुने। मुझे यकीन है कि आप यहाँ से कुछ नया सीख कर जरूर जाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। सो मैं चेयरपर्सन से इजाज़त चाहूँगा अपना शुरू करने के लिए सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सो एनहांसिंग रूरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रू डिजिटल फॉरेंसिक, ए कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। जो सरगुजा संभाग है हमारा, इसमें जो रूरल पुलिसिंग है और रूरल क्राइम है, इसके बारे में मेरा शोध है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकग्राउंड, जो रूरल एरियाज के डेमोग्राफी है, उनका कल्चर है, उनका जो एजुकेशन है, इन सब के बारे में हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से लैक ऑफ रिसोर्सेस होते हैं। और एनवायरनमेंट की बात यदि करें तो शहरी क्षेत्र के लोग पॉल्यूशन करने में सबसे ज़्यादा आगे होते हैं, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वही हमारे असली जल जंगल जमीन के रखवाले हैं। और आप देखिए किस तरीके से 90% जेलों में हम लोगों ने उन्हें ठूस के रखा हुआ है। और कैसे होता है रूरल क्षेत्र में, रूरल एरियाज में इस तरह के क्राइम, और उसके बारे में हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किस तरीके से बिहेव करती है, ये देखेंगे हमारे रिसर्च में। प्लीज नेक्स्ट। व्हाट इज रूरल पुलिसिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, रूरल पुलिसिंग से क्या मतलब है हमारा? मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, दैट इज रूरल पुलिसिंग। शहरी क्षेत्रों के अपराध को रोकने के लिए पुलिस के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट मिल जाते हैं। लेकिन आप ध्यान दें तो रूरल एरियाज में पुलिस को भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। प्लीज नेक्स्ट। सो ये सब कुछ इश्यूज हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में जब अपने रिसर्च में मैंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेकर एक सिपाही तक से बात की, उनका कहना है कि गांव में लोग जनरली हेल्प नहीं करते, उनका कोई किसी के बारे में बताता नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना बहुत चैलेंजिंग होता है पुलिस के लिए, जैसा कि मैंने बताया। और शुरुआत में तो बहुत भावुक होंगे, किसी भी अपराध के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, चक्का जाम कर देगा, अच्छे से वो गवाही भी दे देते हैं। लेकिन जैसे जैसे न्याय प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, अक्सर गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, मतलब मुकर जाते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। प्लीज नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बताया, लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट्स, जैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते ग्रामीण। आप किसी प्रकार का लैपटॉप, ईमेल, इन सब का अगर देखेंगे तो यूज़ करना शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं। प्लीज नेक्स्ट। अब ये देखने में आया कि किस तरह के केस आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ये जहां पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सीतापुर में, बड़े बधाई के पात्र हैं प्रिंसिपल सर यहाँ के और सारे स्टाफ जो इंटरनेशनल सेमिनार यहाँ पर करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं काफ़ी मन से प्रसन्न हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे क्षेत्रों को ही हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के अपराध ज़्यादातर होते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के मामला सबसे ज़्यादा आता है, हस्बैंड वाइफ का मामला, छेड़छाड़ का मामला,
आपका जो सिंपल एजाइल साधारण मारपीट, और इन छोटे छोटे मामलों में लोग जेलों में सड़ रहे हैं, कोई उनके लिए आवेदन लगाने वाला नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, मैंने जैसा पहले में ही बताया, 90% ऑफ प्रिजनर्स, आप कहीं भी जेल में आप चल जाएं तो आप देखेंगे कि उसमें 10 से 15% ही शहरी क्षेत्र के लोग हैं, जेल में भरे हुए हैं ग्रामीण। अब जब ग्रामीण जेल में भरे हुए हैं तो आप बताइए क्या स्थिति है, हम रूरल एरियाज में क्या ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से उनके एजुकेशन पे, उनके लिए बराबर जो एक अवसर की समता हमारा संविधान कहता है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। कारण इसका क्या है? देखिए, ये वकील या वकालत करने वाले जो लोग हैं उनके खर्च नहीं उठा पाते, एजुकेशन की कमी होती है, शिक्षा उनके अंदर नहीं होता अच्छे से, तो वो समझ नहीं पाते, जज्बात में आके अपराध कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे मामले में ये जेल में पड़े रहते हैं, वो हाईकोर्ट तक नहीं जा पाते। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता है कि उसमें जमानत देने का राइट ही नहीं है सेशन कोर्ट को, जिला न्यायालय को, वो हाईकोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत मिल जाएगा, लेकिन वो हाईकोर्ट जाना एफर्ट नहीं कर पाते। अगर कोई इसमें काम करे एनजीओ सेक्टर, तो एक आवेदन लगा करके एप्लीकेशन लगा दे तो हजारों ग्रामीण छूट जाएंगे जेल से। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह के कार्य देखने को नहीं मिलते। तो इसीलिए इस तरह का रिसर्च करने का मेरा आशय यही है कि शायद सोशल मीडिया में देख करके लोग अन्य माध्यमों से जब देखेंगे इस वीडियो को तो कुछ लोग जगें और शायद उनके अंदर मानवता आए तो कुछ वो काम कर सके। प्लीज सर नेक्स्ट। अब देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से लेकर के शहर के धनाढ्य लोगों को भी देखा है कि जब वो पुलिस केस में फंसते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता, अचानक से फोन करके बोलते हैं कि एफआईआर हो गया मेरे विरुद्ध। अब मेरे एक मित्र ने कहा, मैं बड़ा घबरा गया कि अरे ये कैसे एफआईआर हो गया। दरअसल वो कोई आवेदन दे देता है थाने में, एफआईआर कहते उसी को है। आप फोन पे भी, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर आपने टेलीफोन से सूचना भी पुलिस को दे दी, दैट इज एफआईआर, बट दैट इज नॉट रजिस्टरिंग एफआईआर। अपराध का पंजीयन होना अलग है और एफआईआर, उसको सूचना मिलना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। इसलिए ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप समझें, अगर आप थाने में जाके एक आवेदन दे करके उसकी पावती ले आते हैं तो आपका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। एफआईआर रजिस्टर्ड जब होगा तब आप कहिए कि आपके विरुद्ध या उसके विरुद्ध में एफआईआर हो गया। एफआईआर दैट मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपने सूचना दे दिया। अब यह सूचना जरूरी नहीं है कि जिसके विरुद्ध अपराध हो वही दे, कोई भी दे सकता है। तो बहुत ब्रीफ में इस टेक्निकल चीजों को अलग करते हुए थोड़ी सी प्रक्रिया बता रहा हूं, बिकॉज बिना प्रक्रिया को जाने मेरे रिसर्च का जो एम है वो पूरा नहीं होगा। तो कोशिश करता हूं मैं साधारण तरीके से, विदाउट एनी टेक्निकल थिंग्स या सीआरपीसी आईपीसी के जटिल शब्दों का उपयोग किए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत शॉर्ट में ध्यान से सुनेंगे। देखिए कहां से शुरू होता है। जैसे ही कोई ऑफेंस करता है, क्राइम, तो सबसे पहले कोई सूचित करता है पुलिस को, एफआईआर उसी को कहते हैं। आप फोन पे भी सूचना दे देंगे वो एफआईआर है। फिर उसके बाद सबसे पहले पुलिस चेक करती है। अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय। साधारण शब्दों में मैं बता दूं आपको, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से मतलब होता है कि गंभीर किस्म के अपराध और साधारण किस्म के अपराध। उदाहरण के लिए गर्भपात कराना, किसी ने गर्भपात कराया तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती विदाउट वारंट मजिस्ट्रेट से लिए हुए। लेकिन अगर आपने किसी को मार दिया, पीट दिया, धारदार हथियार से उसको काट दिया, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। पुलिस केवल इसी में एफआईआर थाने में दर्ज करेगी, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं करेगी। और यदि कॉग्निजेबल है तो सीआरपीसी 154 में एफआईआर दर्ज करती है। यहां से पुलिस को विदाउट वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। प्लीज नेक्स्ट। इसके बाद अगर चोट लगा है तो डॉक्टर के पास मुलाहिजा के लिए लेके जाएंगे, जिसे हम लोग एमएलसी कहते हैं, मेडिको लीगल केस। डॉक्टर जब भी पढ़ते हैं एमबीबीएस तो फर्स्ट ईयर में उनको बताया जाता है, कोई भी डॉक्टर इनकार नहीं कर सकता। कई बार पुलिस एफआईआर नहीं करती, एमएलसी नहीं करती। आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए, सीआरपीसी 39 में डॉक्टर मना नहीं कर सकता, थोड़ा फीस आपसे ज्यादा लेगा प्राइवेट वाला। क्यों? क्योंकि कोर्ट में पेश होना होता है उन्हें। तो सीआरपीसी 53, 53A, 54, 167A, कैसे ऑब्जेक्ट से उसको चोट लगा है, कितना घातक है चोट, इसे एमएलसी कहते हैं। उसके बाद अगर
कोई घटना घटित हो रही तो जरूरी नहीं है कि पुलिस पहले एफआईआर करेगा, तो वो पहले घटना को रोकेगा, उसके बाद जा करके एफआईआर कर सकता है वो। फिर प्लीज नेक्स्ट। अब थाने का जो एसएचओ होगा यानी थानेदार, वो खुद करेगा इन्वेस्टिगेशन या किसी को सुपुर्द करेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि जाके इसकी तुम विवेचना करो, उसे विवेचक कहते हैं। अब ये आता है सीआरपीसी 157 में। ये मेथोडोलॉजी यूज किया है मैंने क्योंकि इस रिसर्च में मेथोडोलॉजी जो होगा वो मेथोडोलॉजी सीआरपीसी, आईपीसी के तहत और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ही वो पूरा होता है। अब जब पुलिस एफआईआर कर लेती है तो जरूरी नहीं है कि गिरफ्तार करे। अक्सर लोग कहते हैं, शिकायत लेके आते हैं कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। हर केस में पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल, यानी जिसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है छोटे अपराध में। अब बड़े अपराध में आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। प्लीज नेक्स्ट। अब पुलिस गिरफ्तार करेगी, कई बार क्या होता है पुलिस ऐसे उठा के किसी को ले जाती है। छात्र छात्राएं हैं हमारे पास, वो जाने, पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो सीधे किसी को गिरफ्तार कर ले। सीआरपीसी 41 से वो गिरफ्तार करने का पावर है, लेकिन सीआरपीसी 41B में बकायदा उसके लिए डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स में गाइडलाइन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। उसका नाम होगा, बैच में अपना नाम हिंदी और इंग्लिश में लगाया हुआ रहेगा, आपके रिश्तेदार को सूचित करेगा, बकायदा वहां पर आपको गिरफ्तारी मेमो देगा, आपके वकील को मिलने देगा और आपको फोन पे बात करने देगा। ये सब आपके राइट्स हैं। अब उसके बाद विवेचना करने के लिए जो जांच करने जाता है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। एविडेंस कलेक्ट करता है और वास्तविकता में क्या होता है देखिए कि पुलिस जो फंसा देती है झूठे केस में उसे पॉकेट एविडेंस कहते हैं। पुलिस पुराने अपराध के लोगों को, जो अपराधी पुराने होते हैं, उनको ब्लैकमेल करती है और बोलती है इस मामले में गवाही दो, झूठे गवाह ले आती है पुलिस, वही है पॉकेट एविडेंस। प्लीज नेक्स्ट सर। इसके बाद पुलिस का जो डिमांड मांगेगा वो सीआरपीसी में, अगर मजिस्ट्रेट नहीं दिया तो जेल भेजेगा उसे, और अंत में फाइनल पुलिस डायरी पेश करेगा, उसे कहते हैं पुलिस का चालान। प्लीज नेक्स्ट। अब जो डिजिटल फॉरेंसिक है, जो मेरे सब्जेक्ट का विषय है कि डिजिटल फॉरेंसिक से हम कैसे इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। सर नेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल एविडेंस? आपके पास मोबाइल है, आज मोबाइल हर किसी के पास होता है, तो उसमें भी डिजिटल एविडेंस है। आपके जो फोटोग्राफ्स है, जो चैटिंग करते हैं, जो सोशल मीडिया में आप जाते हैं, ये सारी चीजें एविडेंस में कोर्ट में एडमिसिबल होती हैं। प्लीज नेक्स्ट। ये सारे लिस्ट हैं उसके डिवाइस के। नेक्स्ट। देखिए सबसे ज्यादा पुलिस जो यूज करती है डिजिटल एविडेंस का, वो होती है आपके कॉल डिटेल रिकॉर्ड। कॉल डिटेल रिकॉर्ड वो कंपनी से मंगाते हैं, जिससे पता चल जाता है, प्लीज नेक्स्ट सर, कि इस तरीके से किस सिम से, कौन से सिम में नंबर में कौन सा आउटगोइंग कॉल हुआ, कितने बज के कितने मिनट पे कितना सेकंड बात हुआ है। तो इस तरीके से कॉल डिटेल पुलिस निकाल लेती है। यह सिस्टम है, समय अभाव है इसलिए मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा आपको। कैसे काम करता है आपका सेलुलर फोन, क्यों उसे सेल फोन को सेल फोन कहते हैं। ये अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में आप जाते हैं, इसे कहते हैं बेस ट्रांसीवर सर्विसेज, जिसको टावर बोलते हैं साधारण भाषा में। आप वो हर समय रिकॉर्ड करता रहता है आपका डेटा। प्लीज नेक्स्ट। देखिए सीसीटीवी कैमरे इतने प्रकार के होते हैं। आपका सीसीटीवी कैमरा पहले जैसा नहीं रह गया। अब अगर कहीं पर कोई मूवमेंट हो रहा है उसको कैप्चर कर लेगा। थर्मल इमेज है, अंधेरे में कैप्चर कर लेता है। कई तरह के सर्विलांस आते हैं सीसीटीवी में, जो आज की डेट में सबसे बड़ी एविडेंसरी वैल्यू रखता है। आपको कोई झूठे केस में फंसाता है, आप सीसीटीवी निकालिए। अगर पुलिस आपकी रिपोर्ट नहीं करती है, आप सीसीटीवी फुटेज ले जाकर के दिखाइए, उसको बाध्य होगा करने को। प्लीज नेक्स्ट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्टफोन का एनालिसिस। कई लोगों को गलतफहमी है, हम तो व्हाट्सएप कॉल में बात करेंगे, व्हाट्सएप कॉल में बात करेंगे, हमारा रिकॉर्ड नहीं रहेगा पुलिस के पास। आप गलतफहमी में हैं, आपकी पूरी चैटिंग पुलिस निकाल लेगी, आपका व्हाट्सएप का कॉल डिटेल भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। फोन में कुछ चीजों को डिस्क्लोज करना नैतिक रूप से सही नहीं है, एथिकली, क्योंकि जो लोग देखेंगे इसे वीडियो में, यूट्यूब में, वो लोग भी चालाक हो जाते हैं अपराधी। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा आपकी प्राइवेसी के लिए बता देता हूं कि यदि आप अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए। प्लीज नेक्स्ट। कि व्हाट्सएप में एक होता है आपका मैसेज msgstore.db। साधारण शब्दों में मैं बताऊं कि जो बैकअप रखने की आपकी आदत होती है, गूगल ड्राइव में बैकअप रख लेते हैं, फोन में व्हाट्सएप का बैकअप रख लेते हैं, आप वो बैकअप रखते हैं,
तो आपका जो एन्क्रिप्शन है वो खत्म हो जाता है। हमेशा व्हाट्सएप कहता है एंड टू एंड एन्क्रिप्ट है आपका, बहुत सुरक्षित है चैट, लेकिन आप जैसे ही बैकअप रखते हैं आपकी वो सुरक्षा खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना है तो आपको इस डेटाबेस फाइल को कभी भी मिटा के ही किसी को फोन देना है। हालांकि मिटा हुआ भी रिकवरी पुलिस कर लेती है। नेक्स्ट, अब आप देखिए कि जो इस तरह का जो रिसर्च होता है ये स्ट्रिक्ट रूप से कानून से जुड़ा होता है। हम कुछ भी उठा के कोर्ट में ले जाएंगे तो लोग नहीं मानेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर और आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत, प्लीज नेक्स्ट, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के 65A और 65B में मिलेगा डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में कैसे पेश करना है। कोर्ट कहती है कि किसी भी चीज का अगर फोटोकॉपी लाते हैं आप, यानी द्वितीयक साक्ष्य, तो आपको उसको प्रमाणित करके लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई घटना है उसका वीडियो आपको देना है तो आप उसको CD में बना लीजिए, DVD में बना लीजिए और बाद में ओरिजिनल डिवाइस आपको पेश करना पड़ेगा। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से डिजिटल एविडेंस को आज भी कोर्ट बहुत ज्यादा सही नहीं मानता और हमेशा डाउट की नजर से देखता है। प्लीज नेक्स्ट, नाउ कंक्लूजन। ओवरऑल बताने का अर्थ क्या है कि अब आने वाले समय में जो कुछ भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन है उसमें इंसान अक्सर झूठी रिपोर्ट लेकर पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। वो चाहता है कि मैं दूसरे को फंसा दूं। कई बार जो सही में जिसके साथ अपराध हुए रहता है वो पहुंचता है पुलिस स्टेशन, एक करप्ट पुलिस वाला FIR नहीं लिखता। इन सब का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे डिजिटल गैजेट्स में है, वीडियो रिकॉर्डिंग में है, आपके मोबाइल में है, आपके ये जितने डिजिटल एविडेंस हैं इस पे ही है। अभी हाल ही में एक घटना अंबिकापुर में घटित हुई थी। पुलिस FIR रजिस्टर नहीं कर रहा था, लेकिन जब CCTV का रिकॉर्ड उसके पास गया तो वो मजबूर हो गया, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, सबसे बड़ी चीज है आज आपके हाथ में सोशल मीडिया है। आप कहीं भी वीडियो बनाइए और उसको डाल दीजिए, पुलिस पे प्रेशर बनती है। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, बहुत वास्ट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि यहां से आप जब जाएंगे तो प्रक्रिया को समझेंगे कि FIR कैसे करते हैं, कब पुलिस FIR करती है, कब गंभीर मामले होते हैं, इसमें क्या करती है। यह मेरा प्रयास था, आप लोगों ने सुना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।